हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स पेपर जो कि हमारा सेट रहा था 55/7/2। या आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे पास जो अभी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था हमारा। ठीक है, फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था हमारा, तो उसका सेट 2 का जो है हम इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखते हैं आप लोगों के कितने नंबर हमारे बैठ रहे हैं आफ्टर चेकिंग दिस। आंसर की बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, जो जहाँ आपका जो मन करे समझ लो। तो इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने जो क्वेश्चन किए थे और उनके करेक्ट आंसर्स क्या है, जो कि हमारे पास बिल्कुल ऑफिशियली है ना, मैच करते हुए। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, एमसीक्यू की हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो करेंगे वो आगे के क्वेश्चंस के करेंगे, ना कि इन पुराने क्वेश्चन के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस ज्यादा करेंगे जो कि हमारे पास एमसीक्यू से हट के हैं। एमसीक्यू के फुल सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी जो पुरानी वाली वीडियो है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी कुछ जो है मिल जाएगा, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का जो आंसर है हमारे पास पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पोटेंशियल वी, और जो हमारे पास इनसाइड चार्ज हॉलो मेटेलिक स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड पूछा है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड की बात करें तो वो तो हमारी होती है जीरो, और वी वही होता है जो हमारे पास सरफेस पे है, यानी कि वी नॉट जो है हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा था हमसे डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी था ml2 t-2 a-2। अगर आप इसे इधर उधर देखोगे तो शायद कुछ वेरी करे, बट हाँ करेक्ट आंसर जो है वो यही है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग यही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ लूप का था, हमने डिस्कस कर लिया था इसको पहले ही। तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। इसका आंसर हमारे पास जो है जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। हमें ई दिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी पूछी थी, हमें एनर्जी दिया हुआ है। तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा की हेल्प से या ई इक्वल टू एच न्यू की हेल्प से आप न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को जो है फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसका 3.20 10⁻14। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसका जो आंसर था वो था हमारा 0.2। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप। भाई इसका हमने जो क्वेश्चन था हमने पहले भी डिस्कस किया था, होल्स और फ्यू इलेक्ट्रॉन। होल्स तो होते ही है बट उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो था हमारे पास, इसका हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को विजिट कीजिए जल्दी से। उसमें सभी तीनों सेट्स का, ठीक है, तीनों के तीनों जो हमारे पास सेट्स हैं, 3 सेट्स का सॉल्यूशन जो है एमसीक्यूज का जो है प्रॉपर आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई देखो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करके जाना। लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आ रही है, और शेयर कर देना अपने सभी 12th फ्रेंड्स में जिन लोगों का ये सेट आया। सभी सेट वालों के लिए ये कॉमन है। एमसीक्यूज हमारे पास लगभग सिमिलर ही थे। जो 8 क्वेश्चन है हमारे पास उसका हमारा सॉल्यूशन था सी, जो हमारा आंसर है कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया था 1/200। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो शेयर करेंगे। एमसीक्यूज की वीडियो हमने सेपरेटली बनाई हुई है इसलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। 10th जो है हमारे पास वो हमारे पास ऑप्शन था डी, यानी कि 3/4। नेक्स्ट जो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, हमारे पास आइसोटोन पूछा था। तो भाई हमारे पास सेम न्यूट्रॉन नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। 12th का पीएन जंक्शन का था हमारे पास। 12th का जो हमारे पास सॉल्यूशन का आंसर इसका हमारे पास जो करेक्ट है वो है ए, पोटेंशियल बैरियर और विड्थ डिप्लेशन दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस के केस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब जो बात करते हैं हमारे पास असर्शन रीजंस की, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पहले नहीं किया था। तो 13 जो है हमारे पास पढ़ लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो प्रिज्म के ऊपर आ रही है कुछ रे इस तरीके से, द एमर्जेंट रे विल ग्रेज अनदर अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है भाई, व्हेन क्रिटिकल एंगल एट ग्लास इंटरफेस इज इक्वल टू द एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल उतना ही हो जाए जितना हमारे पास एंगल है प्रिज्म का। ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्मली अगर हमारे पास प्रिज्म के आ रही है तो यहाँ से तो ये जो हमारे पास नॉर्मली आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास बात कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास, क्या वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए पर? क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो गलत बात बोल दी इन्होंने। तो इसका मतलब हमारे पास एक रीजन तो हमारा फॉल्स हो ही गया। तो अब यहाँ हमारे पास क्या ये करेक्ट है क्या, देख लेते हैं।
ठीक है, अगर वो कह रहा है क्रिटिकल एंगल हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में एमरजेंट जो रे है ग्रेज दी अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म, तो भाई हमारे पास वो ग्रेज करेगी क्या, ये जो हमारे पास जा रही होगी क्या वो ग्रेस करेगी क्या, भाई वो टच होती हुई जाएगी अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास ट्रू और ये हमारे पास फॉल्स, तो हमारे पास 13 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर आप 14 की, 14 क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन एक्स वाई प्लेन, एंगल जो है हमारे पास थीटा, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस रीजन along y axis the particle will move in helical path, हेलिकल पाथ में वो जो पार्टिकल है वो मूव करेगा, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेलोसिटी, तो ये सर्कुलर पाथ होता है, ये आप चेक कर सकते हो, इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो ये भी हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी के होगा, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास 14 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही हमारे पास, बोथ जो हमारे पास असर्शन और रीजन है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएंगे। 15 जो है हमारे पास, 15 क्वेश्चन असर्शन का आंसर जो है मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू जिसमें इमिशन यानी कि फोटो करंट डज नॉट टेक प्लेस, ये वही है हमारे पास, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये वोल्टेज की बात कर रहा है यहाँ पर अप्लाइड टू एनोड, ठीक है भाई। तो भाई हमारे पास ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट हाँ दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 16, ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है बिल्कुल, ईएम वेव ट्रांसफर्स होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, बट इससे रिक्वायर मीडियम, ट्रांसफर्स होने से मीडियम का क्या इससे कोई रिलेशन है क्या, क्या इससे कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो भाई ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, 13 क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज A1 और A2, भाई A1 और A2 अगर हमारे पास दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए सेल ऑफ वोल्टेज V, फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, रेशियो फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का, व्हेन दे आर जॉइंड इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर वो सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन किए हुए हैं। भाई आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NEAVD, ठीक है, तो अगर आपने इतना भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो VD जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी A2 अपॉन A1, पहली चीज आपका रेशियो आपको मिल गया सीरीज के लिए, ठीक है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर सीरीज। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में आपका जो वोल्टेज है वो सेम होता है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम होता है, तो VD का वहां पर एक जो फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। VD का देखो, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ से नोट पैड में ओपन कर लेते हैं, 2 मिनट वेट करेंगे जरा, इसमें ओपन कर सकते हैं क्या, नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए इसे, यहाँ से इसको हटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है भाई। चलिए करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पहले केस में जो है V1 V2 का रेशियो जो है A2/A1 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड केस की अगर हम बात करें, V जो है हमारा VD, उसका फॉर्मूला होता है V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R NEA, तो यहां से VD जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो V1 अपॉन V2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, V अपॉन V, यानी कि कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1, तो ये हमारे पास आंसर, तो आपके 2 नंबर यहाँ से जो है कंफर्म पक्के हो जाएंगे, इस तरीके से अगर आप करेंगे सॉल्व तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में 18 में क्या पूछा है, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन, शो डोनर एक्सेप्टर, मतलब ये आपको बनाना था केवल सिंपल, तो आप उसमें अगर डायग्राम को ठीक से बना के आए होंगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना था केवल और केवल P टाइप और N टाइप में, जिसमें आपको बस क्या करना था सिंपल, आपको दोनों बैंड्स दिखाने थे, और बैंड्स में आपको क्या करना था, एक में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरे में क्या करना था आपको, अगर उसमें थोड़ा कम दिखा देते
और नीचे हमारे पास जो है दोनों के दोनों बैंड दिखा देते बना के। तो इस तरीके से अगर आप बना के आए होंगे, आपको बैंड्स के हिसाब से अगर आप जितना अच्छे से बना के आए होंगे, इसमें तो भाई होल्स भी होंगे और नीचे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो ये जो है इनका गैप जो है आप लिख के आ गए होंगे अगर लेट से, तो आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको ये सिर्फ डायग्राम बेसिस क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो था मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी। भाई आपको कितनी बार बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 19 क्वेश्चन। रेशियो की अगर बात करें, भाई आई मैक्स और आई मीन का रेशियो आपको दिया हुआ था। अब आई मैक्स और आई मीन अगर आप ध्यान अगर आपको हो तो उस केस में हमने पहले भी किया हुआ भाई, आई मैक्स और आई मीन का रेशियो अगर आपको दिया होता था, ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम का अगर आपको रेशियो 25:9 दिया है, तो आई मैक्स जो होता है वो हमारे पास दोनों के ही अगर हम ए को ऐड कर देते थे एम्पलीट्यूड को, तो ये हमें मिलता था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये A1 माइनस A2। अगर आपने इंटेंसिटी से किया है तो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह अगर आप करोगे तो ये आपको यहाँ से रूट लेके 5/3 बचेगा दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग अगर हम रूट ले लेंगे तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 बचेगा 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो बनेगा 3 इंटू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5 A1 माइनस A2। इधर से A1 और A2 अगर आप सॉल्व करोगे तो A1 अपॉन A2 का जो वैल्यू आएगा वो आपको मिल जाएगा 4/1। तो ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना। दोनों अगर आप सॉल्व करोगे तो भाई आपका I1 और आपका I2 का रेशियो क्या हो जाएगा 4/1 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/1, यानी 16:1। इसका जो है आंसर हो जाएगा 2 नंबर के लिए। इतना सही पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मिरर इक्वेशन फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर इक्वेशन से आपसे पूछा है फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन क्या कैसे प्रूफ करना है। भाई इसको सिंपली आपको अगर आप इसको लिख के आ गए होंगे तो भी आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला वगैरह करके लिख के आए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हमसे पूछा अगर आप इतना भी लिख के आ गए कि भाई 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो भी आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स तो आप रिजर्व करते ही हो। यहाँ से अगर आप मान लीजिए हम 1/v यानी कि वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस निकाले तो 1/f माइनस 1/u। अब वो ये कह रहा है, अब अगर हम u की बात करें, मान लीजिए वो कह रहा है वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कॉन्वेक्स इज ऑलवेज डिमिनिश एंड लोकेटेड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगर हम मान लीजिए इसको पुट करते हैं 1/f माइनस 1/u की जगह अगर हम मान लीजिए फोकस के अगर आसपास है, मान लीजिए n टाइम्स ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑलवेज डिमिनिश इन साइज लोकेटेड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू को, अगर सॉल्व वॉल्व करके देखेंगे इसको, माइनस में रख लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहाँ से v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी NF अपॉन n+1। इसका मतलब ये है कि v क्योंकि हमारा ऑलवेज लेस देन f होगा, ये हमें पता है, क्योंकि v हमारा लेस देन f होगा, और हमारे पास जो भी वैल्यू बनेगी n की वो हमेशा कैसी बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी n की, ठीक है। उस केस में अगर आप m निकालोगे तो m कितना आएगा -v/u, -v/u। अगर v की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/n+1। तो आप इतना भी लिखते तो आपको आंसर मिल जाते हैं। m हमारा जो है पॉजिटिव होगा और हमेशा छोटा होगा 1 से, ठीक है। m ऑलवेज पॉजिटिव और लेस देन 1 होगा। तो इतना अगर आपने लिखा होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेट से आपको ये समझ में नहीं आया, तो आपने ये तो किया ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितनी है 10। उसके अलावा हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ का एक और कॉनकेव लेंस, एंड थर्ड लेंस इज अननोन फोकल लेंथ, हमें नहीं पता है कोएक्सियल इन कांटेक्ट। हमें बताना था कि इफ तीनों कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इतनी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ थर्ड लेंस, तीसरे लेंस की फोकल लेंथ पूछी, और ऑल लेंस अगर हमारे थिन कॉन्वेक्स लेंस हैं तो भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास आप लोगों को याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें, देखो रिजल्टेंट फोकल लेंथ 12 है, तो 1/f1 कितनी है हमारे पास 10 कॉन्वेक्स है, क्योंकि 1/f2 यानी कि -15 क्योंकि कॉनकेव है, और 1/f3 लेट से हमारे पास 1/f3 हमें फाइंड करनी है। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको f3 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 20। तो जिन लोगों ने इतना भी किया है उन लोगों को आराम से 1 मार्क्स तो मिल ही गया होगा। उसके बाद कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि प्लस में आ रही है,
और लास्ट में पूछा है कि क्या विल द आंसर चेंज इफ लेंस वर थिक। भाई अगर लेंस थिक हो जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी उन लोगों की क्या, फोकल लेंथ। तो आंसर्स जो है यहाँ पे वेरी करेंगे। अगर आपकी थिक लेंस उसकी क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, थोड़ी थिन की बड़ी होती, तो इस केस में हमारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, तो आंसर तो चेंज आएगा ही आएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन। भाई बहुत बार आप लोगों को बताया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। बी इक्वल टू है ना डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, 931 हम उसकी वैल्यू को पुट करते थे। तो ये तो वो सभी आप लोगों ने जो किया था सेट 2 में, लगभग आप लोगों से वही पूछा गया था। तो भाई देख लेते हैं हमारे पास, अगर हम डेल्टा एम को निकालने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा एम कितना आएगा भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारा He4 में कितने होंगे न्यूट्रॉन, दो, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। माइनस करोगे, वैल्यूज को पास करोगे, वैल्यूज आपको पर्टिकुलर दी हुई हैं सारी की सारी, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू सॉल्व करके वो आपको मिलेगी 0.03037, ठीक है। इतना ही लगभग आपको मिल जाएगा 4 यूनिट, इतना आपको आपको मिलेगा डेल्टा एम की वैल्यू। बट यहीं आप अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। वैल्यू पास करोगे, डेल्टा एम कितना है 0.303774, 0.0 लगा देंगे आगे, 0.0303 है ना, 0303777 मल्टीप्लाई बाय 931, ये हम लोगों को पता है फॉर्मूले में लिखना होता है, इज इक्वल टू, तो आपका मल्टीप्लाई करके 28.2962 आंसर जो है आ जाएगा, एमईवी में आंसर आएगा ये, ठीक है, एमईवी में होता है। उसके अलावा अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना है, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन में कितने, मतलब यहाँ पर टोटल 4 एटॉमिक मास से और डिवाइड कर दो, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई हमारे पास 28.2962 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो आंसर बन जाएगा 7.07, ठीक है, एमईवी। ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल सा। नेक्स्ट हमसे पूछा था भाई मैथ में बोर पॉस्टुलेट्स, 3 पॉस्टुलेट लिखने थे, 1.5 में 3 पॉस्टुलेट पूछ लिया आपसे और साथ में इनका रिलेशंस पूछ लिए। भाई बहुत ही आसान पूछ लिया था ये तो भाई हमें पता ही है 3 पॉस्टुलेट में हम एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी कितनी होती है ऑर्बिट्स में, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मोमेंटम, वही ये हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इन लोगों की एक स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये स्टेबल ऑर्बिट्स में, जिसको हम डेफिनेट एनर्जी के साथ शो करते हैं, एनर्जी ये होती है। एल कितना होता है भाई, अगर हम एल की बात करें, एल का फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंटम mvr, जिसको हम NH/2π से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारे पास है। और भाई एनर्जी कितनी निकलेगी भाई, दोनों एनर्जी का डिफरेंस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल का अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो एनर्जी रिलीज होगी वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो दोनों एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल को अगर आप इक्वल कर दोगे और एम वी आर और एन एच पाई ये हमने सॉल्व किया, तो भाई हमारे पास एक रिलेशन आता था आर का, जिसमें हम लिखते थे आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर H/2π² करके, कुछ इस तरीके से लिखते थे, 4πε0 और me²। तो यहाँ पे हम एक चीज नोट करने वाली थी कि r जो है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने इतना भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में अगर एनर्जी का रिलेशन पूछे, टोटल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक का अगर आप सम करोगे तो एनर्जी जो प्रूफ होके आती है वो आती है 1/n² के प्रोपोर्शनल। ये आपने कर दिया होगा आई थिंक, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आया था क्वेश्चन, 3 नंबर में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रीफली एक्सप्लेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही पूछ लिया आप लोगों से कि भाई इसको जो है आप एक्सप्लेन कर दो फटाफट फटाफट से। तो कैसे करते हैं भाई एक्सप्लेनेशन, सिंपल है, आप लोगों को पता ही है कि एनर्जी जो आपकी है वो हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स के इक्वल होती है। तो अगर आपने इतना भी लिख के इसको एक्सप्लेन कर दिया कि एच न्यू क्या होती है, भाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को क्या बोलते हैं, एच न्यू। फाई नॉट क्या होता है भाई, वर्क फंक्शन। के मैक्स हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर बाहर जाएगा प्लेट से, उसको हम बोलते थे के मैक्स। अगर आपने इतना लिखा आपको 1 नंबर तो वैसे भी मिल जाना था। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, 4 मेटल्स विद देयर वर्क फंक्शंस आर गिवन,
तो 4 मेटल के वर्क फंक्शन आपको दिए हुए और हमें रेडिएशन और वेवलेंथ दिया हुआ है भाई, लैम्डा की वैल्यू जो है दी हुई है और 1 मीटर अवे सोर्स जो है प्लेस किया गया है। भाई ध्यान रखेंगे, अगर हम फॉर्मूला लगाएं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच इज प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 और 10 टू द पावर हाउ मच -34 और इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डिवाइड में अगर आप लैम्डा यानी कि 330 इंटू 10 टू द पावर कितना -9, क्योंकि यहाँ पे किस में दिया है नैनो में, तो -9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। और हाँ, इसका एक काम और करना, इसको साथ साथ नीचे ही मल्टीप्लाई में 1.6 10 टू द पावर -19 से और डिवाइड कर लेंगे तो आपको एनर्जी जो मिल जाएगी 3.77, एक मिनट, 3.77, ठीक है, 3.77 आपको मिल जाएगा आपको ईवी में। अब हमने देखना ये था कि इससे ज्यादा कौन कौन है भाई। देखो मॉलिब्डेनम और निकिल की जो एनर्जी है वो 4.17 और 5.15 है, जो कि 3.77 से ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो है शो नहीं करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें पूछा भी था विच ऑफ दीज मेटल विल नॉट शो फोटो, तो भाई एमओ और एनआई जो है शो नहीं करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ लेजर सोर्स इज ब्रिंग क्लोजर, अगर ये और ज्यादा क्लोज आ जाए 50 सेंटीमीटर पे, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? डू यू थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? भाई लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप कितना ही सोर्स को पास ले आए। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास करने के लिए था क्वेश्चन में। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखना है, नीचे लिखा है बायो सावर्ट, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट था बायो सावर्ट के बारे में हमसे पूछा, राइट बायो सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट लॉ को पूछा गया हमसे। भाई बायो सावर्ट लॉ होता क्या है? आप लोगों ने ये लिखा भी था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक आपने एक्सप्रेशन शो किया था बना के कि जो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इसको इतना लिखा होगा उन लोगों को एक नंबर तो एटलीस्ट मिलके देना ही देना पड़ेगा। और साथ में पूछा टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एंड √3i आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर। भाई हमारे पास लेट से कि कुछ इस तरीके से हमारे पास दो कॉइल्स रखी हुई हैं। एक में हमारे पास जो ऊपर वाले इसमें लेट से 3i करंट है और हमारे पास एक्सिस हमारे ये हैं कुछ इस तरीके से, तो इनका रिजल्टेंट तो कुछ यहाँ पर होगा बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर एक इधर फील्ड हो एक ऊपर हो जाए, मतलब मान लो B1 इधर हो गई और B2 इधर हो गई इस तरफ, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा अगर करंट इसमें इधर आई जा रहा हो और इसमें 3i। चलिए रिजल्टेंट फाइंड करते हैं जो कि थीटा एंगल पर है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से अगर पहले हम ध्यान दें B1 की, तो B1 कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें एक्स वाई प्लेन में वाई जेड प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है भाई। दूसरा हमारा √3i है, तो हमारे पास जो B2 होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इन आई की जगह कितना √3i और डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारा 2r, म्यू नॉट √3i बाय 2r, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास अगर रिजल्टेंट फाइंड करना हो थीटा पे, तो भाई रिजल्टेंट का तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में B1 रूट में स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर हम दोनों को फाइंड करने की कोशिश करें तो भाई रूट में अगर हम वैल्यू सारी कर लें तो हमें म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो कॉमन मिल जाएगा जो कि स्क्वायर में है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर हम इसको अंदर लिख के कॉमन कर लें और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 + 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब ये स्क्वायर बाहरली टर्म जो है हमारे पास ये आ जाएगी बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अंदर क्या बचेगा हमारे पास रूट में 4, √4 का मतलब कितना होता है 2, तो इट मीन्स 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना सिर्फ म्यू नॉट आई अपॉन आर। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन आर हो जाएगी। भाई अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो भाई tan थीटा
परपेंडिकुलर यानी B1 और नीचे हमारा B2। B1 कितना है 1, अगर हम रेशियो फाइंड करें, देखो B1 B2 को डिवाइड कर लोगे तो 1/√3 आएगा, और ये जो हमारी वैल्यू है 1/√3 ये है 30 डिग्री। तो हमारे पास कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया था हमसे, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, वेक्टर जिसको आता है थोड़ा बहुत भी उसको ये याद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है उस बी पार्ट में पूछा है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड एल एंड बी कैरीज ए करंट आई क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट द मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ द लूप एंड शो इट्स डायरेक्शन। चलिए बनाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एम इक्वल टू होता है हमारे पास एन आई ए या फिर आई इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है आई इंटू ए। अगर आप यहां से बनाओगे लूप में कुछ इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। चलिए मान लीजिए आई करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, और यहां पर कुछ अंदर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, अगर हम यहाँ पे बना दें ए बी सी डी, ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले वाले का डायग्राम मोमेंट को हम शो कर सकते हैं। लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकंड पार्ट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इज फ्री टू रोटेट। ठीक है, इस लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये रोटेट करने लगेगा, फोर्स फील करेगा। अब फोर्स होगा कितना, दोनों फोर्स फील करेंगे F1, ठीक है, जो कि F2, दो अपोजिट फोर्सेस क्रिएट होंगे इस पे। कैसे, जब भी आप किसी मतलब कहने का मतलब है लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके दोनों कॉर्नर्स पे जो है इधर और इधर हमने पढ़ा हुआ है, तो ये रोटेट कर लेता है ना। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट फोर्सेस इक्वल क्रिएट हो जाते हैं, जो कि एक ये ए बी इंटू प्लेन में हो जाएगा, इंटू द प्लेन मतलब अंदर की तरफ, देख ही पा रहे होंगे आप, और जो दूसरे में है सी डी में वो आउट ऑफ द प्लेन, यानी F1 और F2 दोनों हमारे पास बराबर होंगे, और ये होंगे किसके इक्वल, आई इंटू वॉट, बी इंटू बी। ठीक है, बी आई एल आपको याद होगा, बी आई एल फोर्स बी आई एल होता है, लेंथ हमने ब्रेथ ले ली इसकी, डन। नेक्स्ट हमारे पास अगर पूछे हमसे एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस केस में कपल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और टॉर्क का मतलब ये हमें प्रूफ करना है टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क को निकालने के लिए करना क्या होता है भाई, देखो हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल है, टॉर्क यानी यहाँ पे सेंटर होगा एक, तो यहाँ से हमारी लेंथ L/2 और यहाँ से भी हमारी लेंथ L/2, तो उस केस में F1 प्लस F2 दोनों अगर टॉर्क को अगर आप ऐड करोगे तो F1 F इंटू लेंथ B की जगह कितना लेंगे L/2, और यहाँ से साइन थीटा, ये भी हमने किया हुआ है टॉर्क। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे देख लीजिए। चलो इधर करते हैं फटाफट से। ये हमारे पास मान लीजिए एक रॉड है, कुछ इस तरीके से हमने बताया था पहले भी, ये हमने मान लीजिए अगर ये थीटा डिग्री पे यहाँ से घूम जाए थोड़ा सा, है ना, इस पे, ये सॉरी इस पे नहीं, यहाँ से ये थीटा डिग्री पे जो है टर्न कर जाए कुछ इस तरीके से, उस केस में हमारे पास अगर ये लेंथ L/2 और ये भी लेंथ L/2 होती थी, तो हम इसके जो सामने वाली जो साइड है उसको कितना लेते थे, नीचे वाली को, ये L/2 साइन थीटा, और इधर वाली भी जो साइड है इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे, ये भी कितनी होगी L/2 साइन थीटा। तो ये यहाँ से आया टॉर्क, टॉर्क क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, F1 L/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू L/2 साइन थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो F1 और F2 यानी कि दोनों बराबर हैं, तो आई बी इंटू बी, एल साइन L/2 मिलके कितना हो जाएगा L और साइन थीटा, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा। टॉर्क आई बी एल, अब यहाँ पे जो आई इंटू बी और जो एल, बी इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, एरिया, आई इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा, आई इंटू बी, है ना, आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आई इंटू ए को तो मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं भाई, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा क्या होता है, इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो यहां से हमारा जो है प्रूफ निकल के आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सिलेटिंग चार्ज। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज, चार्ज ऑसिलेट होता है तब ये प्रोड्यूस होती है, या फिर
एक्सेलरेटेड चार्ज से भी ये प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा आपने अगर मान लीजिए ये भी लिखा हो कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से होती है जो कि परपेंडिकुलर है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको तो भी मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा 1 नंबर। माइक्रो इसके अलावा पूछा था हमसे वेवलेंथ रेंज, तो माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ रेंज पूछी है, तो ये होती है हमारे पास 0.1 मीटर टू 1 mm, और ये होती है हमारे पास 400 nm नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। माइक्रोवेव का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो भाई? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कर सकते हैं इसको, ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में पहला इसका यूज है। दूसरा यूज इसका देखो एयरक्राफ्ट में कहाँ करते हैं? रडार में। रडार में मतलब क्या? इसका मतलब हो गया रडार, रडार में अच्छा खासा यूज होता है इसका। उसके अलावा भाई घरों में माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट का जो है यूज वो किया जाता है जर्म्स को किल करने में। पहला तो यही है, किल जर्म्स, जर्म्स को किल करती है। यूवी प्योरीफायर होता है ना, आपने सुना होगा यूवी प्योरीफायर का बहुत यूज किया गया है पहले भी, कोविड के टाइम पे भी काफी यूज किया है। और इसके अलावा इसमें एक और लिख सकते हैं, लेसिक आई सर्जरी। लेसिक आई सर्जरी में भी इसका जो है यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट वेव का। तो ये हमारे पास अगर आपने एक भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे काफी, तो आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 26। पूछा है 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल R1 R2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग इफ करंट I इज पास थ्रू द आउटर कॉइल। तो भाई हमें समझाना है इसको कैसे करना है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंपल सा एक प्रूफ पूछा था भाई, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रूफ कर लेंगे। अगर भाई बी टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I2, ये हमने याद होगा, अपॉन 2R2। अगर दो कॉइल हमारी, डायग्राम बनाया होगा, डायग्राम का हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। फाइव क्या होता है हमारे पास? तो B2 इंटू, अगर आप 5 1 निकाल रहे हो तो B2 इंटू A1, और ये हमारे पास B2 कितना है ऊपर से लिख देंगे, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू A1। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 1। ऐसे ही अगर आप 5 1 दूसरा 5 की बात करें, मतलब 5 1 जो है हमारा M12 यानी दूसरे की वजह से I2, Mi होता है 5, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से M2 की रखोगे, देखो M2 जो होता है हमारे पास 12 M12 जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू को पास करो तो हमें ये मिल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन, सिंपल सा। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पूछा करंट जो है इससे 6 से 2 पे डिक्रीज हुआ है, कितने टाइम में? 50 मिली सेकेंड में। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू में दी हुई है। तो भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्व करके, तो आपको मिल जाएगी, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 0.4 इंटू 50 मिली सेकेंड में 10⁻⁻3। एल की वैल्यू निकालनी है तो ई के साथ चला जाएगा टी, और अपॉन में आ जाएगा आई। करंट, करंट कितना है हमारे पास? डिफरेंस इन करंट 6 to 2, तो 6 - 2, अब क्योंकि मिली में है तो 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 6 - 2 4 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5, ठीक है, 5 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि 5 हेनरी, आपका आंसर 5 हेनरी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर के बारे में पूछा था पीएन जंक्शन में, ठीक है। तो सुटेबल डायग्राम की हेल्प से भाई देखो, when electron diffuse from n to p side basically it leaves behind some ionized donors। तो सिमिलरली जब होल डिफ्यूज होता है p से n साइड में, तो ये भी काफी सारे एक्सेप्टर्स छोड़ देता है p की तरफ। तो ये स्पेस जो बनता है इमोबाइल आयंस में, जो स्पेस बनता है, इसको हम डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं। तो डिप्लेशन लेयर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पोटेंशियल बैरियर के बारे में भी आप जानते हो, पोटेंशियल जो प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना, एन से पी पे ना जा पाए जिससे, तो ये भी क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर। सुटेबल डायग्राम वही पीएन जंक्शन का जो हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था पी और एन लिख के, तो आप बना सकते हो उस डायग्राम को, आपको जो है 3 नंबर के लिए
इतना सा पूछा है। उसके अलावा ये पूछा हमसे कि विच फीचर ऑफ जंक्शन डायोड मेड इट सुटेबल फॉर यूजर रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में देखो डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है ये केवल फॉरवर्ड बायस में ही ठीक से काम करता है, करंट को पास होने देता है, बट रिवर्स बायस में जो है रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होने की वजह से ना ये यूज नहीं किया जाता। मतलब इसका हम यूज केवल इसी एक ही डायरेक्शन में करंट भेजने के लिए कर सकते हैं। तो जिन जिन डिवाइस में इसका यूज करेंगे वहां करंट एक डायरेक्शन में जाएगा, तो इसीलिए रेक्टिफायर्स में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि रेक्टिफायर जो बनता है तो वहां पे ये डायोड यूज किया था, पी एन डायोड। तो क्योंकि ये एक ही साइड करंट पास कर सकता है तो इनको यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 28, वो है कुछ 2.4। देखो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, 2.4 दिए हुए फ्री स्पेस में। हमने क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस भी किए थे पहले। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी यू पूछा है। यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। के कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻9। Q1 क्या होता है हमारे पास, Q1 दिया हुआ है देखो -5 माइक्रो का मतलब माइनस, इसमें यहाँ पे हम लिख लेंगे -6। और दूसरा में दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 10⁻6। और हमें दिया हुआ क्या है, और भाई नीचे हमारे पास आर। आर कितना होगा हमारे पास, देखो भाई -4 से +6 के बीच में, अगर आप नंबर लाइन पे भी देखो -4 से और +6 के बीच में कितने का गैप होगा, तो भाई 6 माइनस -4 यानी कि 10। तो डिस्टेंस हो गई 10 इंटू 10⁻²। इसे आप सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.9 जूल। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया 0.9। सेकंड में पूछा है भाई, देखो ये ई दिया हुआ है, तो ये तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला वो क्वेश्चन आ गया। ई निकालना, ई कैसे निकालते थे हम भाई, -dV/dr। डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो dV/dr, यहाँ से dV की जो वैल्यू आएगी वो dV आ जाएगी हमारी -E इंटू डी आर। ई कितना है हमारे पास, A/r² इंटू डी आर माइनस में। तो यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर आप इंटीग्रेट इसे कर दो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, dV की वैल्यू है तो इंटीग्रेट अगर हम बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ से जो हमें V मिलेगा वो मिलेगा A/r। तो हमें V मिल गया A/r। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है कि बता दो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी टोटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि दोनों चार्ज और उनके बने हुए सिस्टम से कितनी टोटल एनर्जी जो है हमारी बनेगी। तो हमारे पास अगर हम बात करें टोटल यू की, तो पहले के लिए होगी Q1 इंटू वी, दूसरे के लिए Q2 इंटू वी, और दोनों के बीच में कितना है, के Q1 Q2 अपॉन में आर। तो Q1 Q2, ये Q1 V1 कितनी है हमारे पास, Q1 कितनी है भाई -5 इंटू 10⁻6। V1 कितना होगा हमारे पास, V निकालने के लिए तो भाई V क्या आएगा, 8 इंटू 10⁻4 अपॉन 4 इंटू 10⁻²। ठीक है भाई, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा R ऊपर है, प्लस दूसरा कितना है Q2 10⁻6, और साथ ही साथ हमारे पास V का फॉर्मूला लगाएंगे A/r। तो A कितना है यहाँ पे हमारे पास, 8 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻²। और साथ में हमारे पास वैल्यू आई थी -9। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये बचेगा -10, 2.67, और ये होगा 0.9। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में 8.24 जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा ये। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर सेक्शन डी की बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए थे हमारे पास। तो जो 29th जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें केस बेस में पूछा था, ए स्मॉल बल्ब placed at bottom of a tank containing a transparent liquid to the depth of h, radius of circular area जो हमें दिया हुआ है इतना है। तो light from bulb can emerge out is r, then r upon h की वैल्यू पूछी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अगर इतना है तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पास कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 1.4। ठीक है, मिनिमम डेविएशन वाले फॉर्मूले में अगर आप इसको रखोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हमारे पास देखो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट फेस ऑफ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री हमारा मिनिमम डेविएशन।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। वैल्यू अगर हम देख लें सॉल्व करके तो हमें मिलेगा साइन 60 प्लस 30 बाई टू अपॉन साइन 60 बाई टू। 90 बाई टू मतलब 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2/√2। तो इसका मतलब हमारा √2 यानी कि आपको 1.414 आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था थर्ड हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें के और में दिया हुआ था एंगल ऑफ प्रिज्म जो डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन फॉर ए रे ऑफ लाइट, ये हमें दिया हुआ है क्राउन के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 इज डेल्टा एम। इफ प्रिज्म वाज मेड ऑफ डेंस फ्लिंट, तो हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 होता है, इंस्टेड ऑफ क्राउन, क्राउन की जगह अगर वो फ्लिंट का होता तो एंगल ऑफ डेविएशन में कितने का चेंज आ जाता। तो भाई वैसे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास है इंक्रीज बाय 19%, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो भाई अगर ध्यान से देखें तो म्यू जो है किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से अगर आप देखो, स्पीड ऑफ लाइट है ना, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक होता है अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे डेल्टा एम को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास तो डेल्टा एम का मतलब क्या होता है, देखो आपका जो रिलेशन है म्यू का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आपको याद होगा रिलेशन जो था, रिलेशन किससे, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, विद मिनिमम डेविएशन के साथ। तो डेविएशन के साथ जो रिलेशन है उसके हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। डेविएशन के साथ हमने याद हो तुमने पहले भी किया था, तो इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो म्यू के फॉर्मूले के। तो हमारे पास आंसर जो मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा रिलेशन हमारे पास, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। ए प्लस डेल्टा एम बाई टू आई की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बन जाता है ए साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। यहाँ से हमारा रिलेशन जो बनता है कुछ इस तरीके से, वही कह रहा है कि अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले केस में 1.5 हो जाए, 1.5 का मतलब होता है लगभग लगभग 3/2 हो जाए, तो और दूसरे केस में कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 अगर आप करोगे तो आपको देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको ऊपर मिलेगा साइन ए प्लस डेल्टा 1 कर लेते हैं बाई टू और साइन डेल्टा 2/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला कितना है 1.52 और बाद में 1.62, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। तो साइन की जो ए एंगल ऑफ प्रिज्म है वो सेम ही रहेगा लगभग, यहाँ से रिलेशन देख लेंगे कितना आएगा, डिवाइड वगैरह करके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जो दिया हुआ है इसका पार्ट नंबर थर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस एन कितना है हमारे पास 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, डिस्टेंस जो है 4r फ्रॉम इट। एज ऑब्जेक्ट मूव स्लोली क्लोज टू द सरफेस, तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज कैसी फॉर्म होगी ये हमें बताना है। इमेज कैसी फॉर्म होगी भाई, भाई नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ठीक है, ग्लास सरफेस के जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आर है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस है हमारे पास, और इसके अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस 4r, यहाँ से कितनी दूर है 4r, इसके अगर आप मान लीजिए प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एंड आप जो है स्लोली स्लोली सरफेस की तरफ जा रहे हो, तो होगा क्या, पहले आपकी देखो जब जब आप इसके पास जाते हो तो हमने एक चीज नोटिस की, जब हम ज्यादा क्लोज चले जाते हैं फोकस से आगे तो इमेजेस वर्चुअल बनने लगती हैं, ठीक है, उस केस में। तो हम पहले जब बन रहे हैं हमारी जो इमेज है पहली तो रियल ही बनती है सारी, लगभग राइट साइड में बनती है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस भी है अगर, तो राइट साइड में इमेजेस बनती है जो कि रियल होती है। बट
बाद में वो लास्ट में जो इमेज बनती है, लास्ट केस जो हमारा प्रिज्म वाला, इसका सॉरी लेंस वाला, उसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनती है। तो मतलब पहले रियल और बाद में वर्चुअल। तो थर्ड का जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपको डायग्राम ठीक से क्लियर है। कौन से? लेंस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फोकल लेंथ दी हुई है 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी। भाई लेंस मेकर से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 1/10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/r माइनस में हो जाएगा, r2 की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करके मिलेगा 0.5 इंटू 2/r। तो 1/10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/r, जिसको हमने क्रॉस कर लिया तो हमारे पास r की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 10। तो 10 सेंटीमीटर जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 30 मेटेलिक कंडक्टर, इसको पढ़ लेंगे एक बार। इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द थर्मल मोशन सफर कोलाइजंस। ठीक है, कोलाइजन से क्वेश्चन आ गया, ड्रिफ्ट वगैरह का हमारे पास करंट डेंसिटी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है, कंसिडर टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए एंड बी मेड ऑफ सेम मेटल कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी। तो लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ए, तो म्यू ए, और ये मोबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन है, तो म्यू ए अपॉन म्यू बी का क्वेश्चन मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास जो है। भाई देखो दोनों के लिए पूछा तो हमारे पास 1 इसका जो है आंसर, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर और जो हमें दूसरा दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, डेट मेंटेन्स ए करंट 1.5 एम्पियर। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.75 10⁶। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बेस पे इसी से पूछ लिया है क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर 8.5% इंक्रीज किया है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, कंसिडर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमसे पूछा है, इसमें दे रखा है भाई फर्स्ट और सेकंड। तो भाई हमारे पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फर्स्ट डिक्रीज एंड सेकंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है पहले डिक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट जो है कांस्टेंट रहेंगे। अगर रजिस्टिविटी ऑफ मेटल आप इंक्रीज करते हो देन टेम्परेचर के साथ, तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। स्टडी करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसमें भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड, ऑल चेंज, तीनों के तीनों चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट 31 में आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ये तो आपने कर ही दिया होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का करने के लिए आया था। उसके बाद टोटल मैग्निफिकेशन, भाई एम नॉट इंटू एम ई की वैल्यू 20 दे रखी है। ठीक है, एम नॉट इंटू एम ई की वैल्यू जो है आपको 20 दी हुई है, और हमसे क्या कह रहा है और आगे वो कि भाई यहाँ पे फाइंड करो एम नॉट कितना होगा हमारे पास। एम नॉट यहाँ से आ जाएगा 20/m ई, यहाँ पे कितना है 5, यानी कि 4 आपका एम नॉट मिल जाएगा। एम ई का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1+d/Fe, जो कि हमारे पास आएगा 25/4। यहाँ से हमें आंसर एफ, ये हमारा सॉरी एफ ई की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 25/4। अब क्या करना है हमें, इसके अलावा हमें जो बताना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/Fe के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/-25 माइनस 1/u ई इक्वल टू 1/Fe कितना है हमारे पास, ये उल्टा कर देंगे 4/25। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी -5 सेंटीमीटर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा हमसे पूछा लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। अगर आप लेंथ फाइंड करो पूरी तो लेंथ कितनी होती है हमारे पास, v0 प्लस ui, तो वो हो जाएगी हमारे पास 9, v हमें दी हुई है v0 9, v0 हमें 9 दे रखी है, और v0/u0 की वैल्यू क्या होती है, m दे रखा है 4। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। यहाँ से 1/f0 की वैल्यू आ जाएगी 1/9 माइनस माइनस में 4/9,
यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एफ नॉट मिल जाएगा 9/5। ये हमारा आंसर एफ नॉट। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपकी ऑब्जेक्टिव आई पीस की दोनों आपको मिल गई। ये हमारे पास पहला था। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा दो कोहेरेंट वेव्स दी हुई हैं, इंटेंसिटी आई नॉट सुपरपोज करती हैं और हमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो एक्सप्रेशन तो भाई आपको पता ही है, वो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर करके जो हमने किया था, तो आई इक्वल टू हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 कॉस फाई। अगर आपने इतना भी लिखा हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू कैसी होगी, अगर आप आई नॉट की वैल्यू रखोगे इसमें, तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4I0 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, मिनिमम आएगी 0। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम अगर आप यहाँ प्लस कर दोगे, मतलब कॉस फाई की वैल्यू रख दोगे अलग अलग, तो आपको मिल जाएंगे आपके आंसर्स। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की 1, मिनिमम वैल्यू कॉस की यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, 0 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 0 आ जाएगी। आई की वैल्यू वैसे क्या होती है हमारे पास, हमने जब सॉल्व की थी 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/2। इसमें अगर आप वैल्यू पास करोगे कॉस की, तो आपको दोनों वैल्यूज आराम से मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएंगी। इसके अलावा हमसे पूछा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, अपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3, सेपरेशन बिटवीन स्लिट स्क्रीन इज दिस, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इतने वेवलेंथ की है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो होगा वाई एन डी लैम्डा या एन लैम्डा डी अपॉन में ए। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से जो y1 है वो हो जाएगी n1 की वैल्यू 1, तो हमारे पास मिलेगी लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड में a। वैल्यू रखो, पास करो इसको फटाफट से, तो y1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 600 10⁻⁻9 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात करो, सेकंड ऑर्डर की बात करोगे तो वही देखो, वाई एन की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है 2n+1 और लैम्डा डी अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए n की वैल्यू 2 रखोगे तो y2 कितना होगा सेकंड ऑर्डर में, 2 रखोगे तो 2 टू 4 और 1 5, 5 लैम्डा डी अपॉन 2a। तो इसमें अगर आप वैल्यू पास करोगे तो आपको y2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 7.5 10⁻⁻4। तो ये आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे y1 और y2 की वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 32 हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया a एंड प्लेट सेपरेशन d। तो भाई ये हमारे पास जो है d/4 थिकनेस का घुसाया गया है बीच में। तो भाई कर लेते हैं इसको भी। न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी, c का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटेंस c एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, c का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो अगर हम उसमें इंसर्ट कराएं, c नॉट ले लेते हैं इसको, तो वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट a स्लैब लगाने पे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, अगर उसका हमारे पास कांस्टेंट हो जाए। अब अगर मान लीजिए t की वैल्यू, वो कह रहा है t की वैल्यू कितनी है, d/4 है। वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे t की जगह, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d/4 प्लस d अपॉन 4k। सॉल्व कर लेंगे, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4k अपॉन 3k प्लस 1। तो ये हमारे पास नया वैल्यू मिल जाएगी और साथ में c नॉट, ये हमारे पास जो है नई वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली सॉल्व करके आंसर जो है हमारा ये मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेके, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सेकंड पार्ट में इसके, यू आर प्रोवाइडेड विद लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड आइडेंटिकल कैपेसिटर विद ए पावर सप्लाई ऑफ 1200 वोल्ट। ठीक है, हर एक को 200 वोल्ट पे रखने पे, तो भाई नंबर ऑफ कैपेसिटेंस नंबर कितने हो जाएंगे भाई, एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी, टोटल कितना देना है 1200 वोल्ट और हर एक को कितना देना है 200। भाई यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 6 कैपेसिटर्स। अब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ गए, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक रो में देखो 1, एक टोटल हमारे पास लार्ज नंबर कितना 1 माइक्रोफेरेड आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट सी इन ईच रो।
हर एक रो में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा 1/6 माइक्रोफेरेड। भाई टोटल नंबर ऑफ रोज मान लो n है, तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस टोटल n रोज है हमारे पास, तो पैरेलली हमारे पास ये आ गया टोटल, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस n कितना है हमारे पास टोटल, n हमारे पास है टोटल, तो यहां से हमारे पास टोटल कितने मिल गए n/6, तो ये C की वैल्यू आ गई n/6, और C कितना है हमारे पास टोटल 2, अगर हम इसमें रिप्लेस कर दे तो 2 इक्वल टू n/6, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, n की वैल्यू मिल जाएगी 12। तो भाई अगर हम लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर दे अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड कैपेसिटर सिस्टम ऑफ 2 माइक्रोफैराड, तो अगर 2 करते तो हमारे पास नंबर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल कैपेसिटर ये हो जाएंगे हमारे पास 6 इंटू 12 रोज, यानी कि कितना हो जाएगा 72। ठीक है, कितने हो जाएंगे 72, पहले नंबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 12, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ रोज, और ईच रो में कितना 1/6 था, वहां से हमारे पास आ गया n की वैल्यू 12, अगर नंबर ऑफ रोज 12 है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल से पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये तो हमने प्रूफ किया हुआ है भाई, v जो होता है हमारे पास एक्शियल में कितना होता है k और p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास क्या बोलते हैं एक्शियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल में जो है हमारे पास v हो जाता है 0, ये हमारा एक्शियल में, इक्वेटोरियल में 0 हो जाता है। ठीक है, टॉर्क का नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क अगर है p क्रॉस e, नीचे करते हैं इसको, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास p क्रॉस e, तो हमें p और e दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा, टॉर्क जो होता है हमारे पास होता है p क्रॉस e, p और e हमें दोनों दिए हुए हैं, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उनका तो हमें कितना मिलेगा, देखो 0.8 i और यहाँ पे j है और ये k है, आई क्रॉस जे और आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, तो ये सब जीरो, हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ दोनों की के से मल्टीप्लाई करके, आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई के क्रॉस जो आई होता है वो होता है जे, बट आई क्रॉस के अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस जे, तो आपको मिलेगा 0.8 इंटू में माइनस जे, और अगर आप 0.6 की जे क्रॉस के करोगे, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, तो 0.6 और साथ में कितना है हमारे पास जे क्रॉस के क्या हो जाता है आई, तो 0.6 आई। ठीक है, जे क्रॉस के क्या हो जाता है आई। अब ये तो हमारे पास आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई में कितना है 10 की पावर 7, ये तो रहने ही वाला है, और साथ में हमारे पास और भी है 10 टू द पावर -29, तो ये मिलके कितना हो जाएगा -22, तो हमारे पास जो आएगा आंसर में वो आएगा माइनस में 0.8 जे कैप प्लस में 0.6 के कैप, और पावर में कितना आएगा 10 टू द पावर 22 माइनस में। ठीक है भाई, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो टॉर्क जो है हमारे पास मिलेगा, रूट में इसकी जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड 0.8 का स्क्वायर और 0.6 का स्क्वायर, और बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 टू द पावर -22, तो टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 10 टू द पावर, क्योंकि ये आएगा सॉल्व करके आंसर 1, तो टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर में हमारा 10 टू द पावर 22, जिसका ये आंसर आया था वो सही था। एंगल निकालना हो तो tan थीटा जो है हमारे पास 0.8 अपॉन 0.6, वैल्यू सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4/3, तो थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4/3, तो ये हमारे पास आंसर। लास्ट में देखो एक्सप्लेन करना था, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल आया, बहुत ही आसान, हमने पूरे साल पढ़ा हुआ है, आई होप सबने कर ही लिया होगा। सेंसिटिविटी के बारे में, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट चेंज द वोल्टेज, भाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, इससे इसलिए चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस जो है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ वाला करने के लिए आया था भाई, ये हमने सबने पढ़ा हुआ है कि बी डॉट डी एल जो होता है म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। ठीक है, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई इंटू टाइम, इसमें करंट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगले में पूछा है एज द करंट जो है मेड लॉन्गर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड मेड लॉन्गर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आउटसाइड इज अप्रोच टू जीरो, तो भाई जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है सोलेनॉइड की,
इट appears like a long cylindrical metal sheet. सो फील्ड आउटसाइड जो है लगभग जीरो ही हो जाती है। ठीक है, ये इसका रीजन लिख सकते हैं कि एज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीजेज इट appears like a long cylindrical metal sheet. तो उसके आउटसाइड मेटल शीट के जीरो होती है फील्ड, तो इसलिए यहां पर भी हमारा आंसर जीरो। उसके अलावा थर्ड में पूछा फ्लेक्सिबल लूप, ठीक है, इरेगुलर शेप कैरिंग करंट व्हेन लोकेटेड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस टू सर्कुलर शेप। सर्कुलर में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि फॉर ए गिवन पेरीमीटर सर्कल एनक्लोजेस ग्रेटर एरिया। तो ग्रेटर एरिया जिससे फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा एरिया जितना बढ़ेगा तो फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है हमारा बी डॉट। तो बी एरिया बढ़ेगा कब? जब फ्लक्स बढ़ेगा, या सॉरी एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर का कुछ क्वेश्चन था ये हमारे पास, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो ये हमें दिया हुआ है। तो भाई R1 जो है हमारे पास, R1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? V अपॉन आई जी माइनस जी। और यहाँ से हम ध्यान से देखें तो V अपॉन आई जी की वैल्यू कितनी आएगी? R1 प्लस जी। दूसरा R2 की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन टू आई जी माइनस जी, क्योंकि V बाई टू दिया हुआ है। तो यहाँ से V बाई टू आई जी की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी R2 प्लस जी। सॉल्व कर लो इन दोनों को, इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से R3 अगर आप निकालोगे, भाई G की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? R1 माइनस टू R2 सॉल्व करके। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए है, सॉल्व करने के बाद R3 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देख लेंगे एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3 इन टर्म्स ऑफ R1 नीडेड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, जो कि 2 वोल्ट तक रीड कर सके। तो भाई हमारे पास जो R3 है वो है हमारा 2 वोल्ट अपॉन आई जी माइनस जी। तो यहाँ से हम इससे इक्वेशन नंबर अगर हम थर्ड बना दें, सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो R3 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 3R1 माइनस 2R2। ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट R3 की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास जो है आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो था सेट टू का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया होगा कि आप लोगों ने जो भी किया वो सही किया कि नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसा हुआ, टाइम टेकिंग हो गई, मिस थोड़ा हो गया वहाँ पे, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप लोगों ने अगर इतना कर दिया, काफ़ी आप लोगों के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। पेपर हाँ डेफिनेटली लेंथी था, पार्ट्स काफ़ी सारे थे, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ऐसा था सेट में जो हम लोग कर सकते थे इजीली। इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई आई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। सेट 3 में भी और सेट 1 में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं क्लास नोट्स में भी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे सेट 3 के सॉल्यूशन को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, और हाँ अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।